अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्की सियासी माहौल में अब खामोशी छाना शुरू हो गई है। सेनेटर मोहसिन नकवी साहब ने जिस तब्दीली का इशारा किया था उससे उन्होंने बड़े बड़े ही एहतियात बरतते हुए यू टर्न ले लिया। यहाँ तक कि नून लीग जो कल तक ये कहती रही कि शुक्र है कि उनका बस नहीं चला, वो वज़ीर आज़म बन जाते, अब नून लीग उनको ओन करती भी दिखाई देती है। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उन्हीं के पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के वज़ीर दाखिला भी हैं और उन्हीं के सेनेटर भी हैं। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ मुतहरिक होती नजर आती है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े इनकलाबी जलसे किए गए हैं, मगर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये जलसे तक ही महदूद रहा, कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी। लेकिन रिसेंटली सुहेल खान नफरी साहब ने इस्लामाबाद में डेरे जमाए, सहाफ़ियों से मुख्तलिफ नवैयत की मुलाकातें की, अपने पैगामात पहुंचाए और इससे पहले वो ऑलरेडी 27 सितंबर की मार्च की लॉन्ग मार्च की डेट दे चुके हैं, जो इस्लामाबाद की जानिब शायद गामजन होगी या रवां-दवा होगी। क्या ये लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया गया है, ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब की बार वाक़ई वो लॉन्ग मार्च, वो तारीखी लॉन्ग मार्च करेगी जिसका इंतज़ार काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर्स, वर्कर्स और वोटर्स को था। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और ख़ास करके इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात जो है, वो पिछले साल दिसंबर की हुई हुई है। उसके बाद से आज जब हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने में, अब तक कोई मुलाकात हो नहीं पाई है। तो इस मुलाकात के हवाले से भी क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा? इमरान खान की सेहत को लेकर, उनकी बीवी की सेहत को लेकर, बुशरा बीबी की सेहत को लेकर बहुत सारी तशवीश पाई जा रही है। मुख्तलिफ मिक्स्ड किस्म की खबरें हैं। क्या इन खबरों में सदाकत है और हुकूमत क्या सोच रही है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि चीफ व्हिप से भी मुलाकात हुई, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब की, उसमें तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद थे। तो क्या कोई ब्रेक थ्रू हुआ या नहीं हुआ? इसे बात करने के लिए हमें आज पैनल किया है राना एहसान अफजल साहब ने, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म ऑन कॉमर्स हैं। इनके अलावा फैसल चौधरी साहब भी हमें जॉइन करेंगे कुछ देर में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सीनियर वकील हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू, क्योंकि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है ऑलरेडी इंटरनेशनल महाज पर, जो रिसेंटली तुर्की और सऊदी के साथ पैक्ट भी हुआ है, लेकिन घर के अंदर जो आग लगी हुई है उस पे कोई बात करना नहीं चाह रहा, या यूं लग रहा है कि ट्रक की बत्ती के पीछे एक बार फिर लगाया गया है। मुलाकात भी हुई चीफ व्हिप से और उसके आसपास हमने देखा उससे पहले कॉल दे दी गई थी ऑलरेडी सुहेल खान अफरीदी साहब की तरफ से 27 सितंबर की। क्या उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद है? गवर्नमेंट बात करेगी उस डेट से पहले या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो पीटीआई ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली 2 माह की बात की डेट दी है, क्योंकि जो होना है 27 सितंबर को, वो तो जब होगा देखी जाएगी। लेकिन 2 महीने जो टीवी टॉक शोज पे और मीडिया पे जो है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ऐसे गुब्बारे में हवा भर रहे हैं जो कि सिर्फ गुब्बारा है और कभी भी जो है वो फट जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि एक जो है वो अच्छा कन्वर्सेशन और एक अच्छी जो है वो टॉपिक की ऊपर जो डिस्कशन हो रही है, जिसकी कोई हकीकत हमें आगे नजर नहीं आएगी कि 27 सितंबर को हुँ, कोई बहुत कुछ हो जाएगा या कोई ऐसी तहरीक चलेगी या लॉन्ग मार्च होगी जो चीजों को तब्दील कर लेगी। जी, तो ये एक अच्छा ये बहस मुबाहिसा टीवी के ऊपर ये चलता रहेगा, जिसका कोई हासिल ना जी, हसूल होगा। तो देखिए, बहरहाल बात ये कि हुकूमत जो है वो कोई बैठ के इन चीज़ों को सेटल कर लेगी, तो हुकूमत धमकियों के ऊपर तो हुकूमत एक्ट नहीं करेगी ना। या हुँ, अगर आप समझते हैं कि आप ब्लैकमेल करके क्या आप ऐसा नैरेटिव बिल्ड करेंगे, क्या आप हुकूमत को टॉकिंग हुँ, एक कॉर्नर कर लेंगे या आप समझेंगे कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हुँ। चीज़ें चलना शुरू हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन खबरों देखिए खबरों की नौइयत को भी आपको समझने की ज़रूरत है राना साहब, क्योंकि जो खान साहब की सेहत के मुतालिक चीज़ें बाहर आ रही हैं या उनसे मुलाकात नहीं की जा रही है, उनसे ना बहनें मिली हैं, ना वुकला को मिलने की इजाज़त है, ना ही उस बोर्ड में उनके ज़ाती मौलिद शामिल हैं। बहुत सारी शिकवे-शिकायतें गवर्नमेंट के तरफ जाते हैं, तो ये ना हो सिचुएशन आप इतनी ज़्यादा दबा दें कि फिर ऑपरेशन बढ़ जाए और फिर नतीजा ठीक ना निकले। नहीं, देखिए, बात ये है कि खान साहब की सेहत को लेके या बुशरा बीबी की सेहत को लेके कितनी दफ़ा प्रोपेगेंडा किया गया है। आप पिछले अगर 2-3 साल का एक उसका आप हुँ, ऑडिट करें, तो आपको नज़र आएगा कि खान साहब की सेहत के ऊपर एक दफ़ा नहीं, तकरीबन आधा दर्जन ठीक। दफ़ा जो है
वो झूठी बयानबाजी की गई, उस प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ तक कि खिलाने की बात की गई, लेकिन वो सब कुछ जो है वो झूठ साबित हुआ। अब देखिए इसके ऊपर हम्म, खान साहब करप्शन पे सजा काट रहे हैं, उनको अडयाला जेल के मेहमान है, जब तक उनकी सजा मुद्दत है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सेहत के हवाले से अडयाला जेल और उसकी इंतजामिया की ओनरशिप। अब अगर कोई खुदा ना खास्ता ठीक। उनकी सेहत ऐसी खराब होती है कि उनको कोई इमरजेंसी या कोई सवेर किस्म के ऑपरेशन की जरूरत है, तो ये भी हम्म, जो इंतजामिया है जेल की उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी फैमिली को लूप में ले। तो जब ये जिम्मेदारी का ठीक तयन है। हो गया, तो ऑब्वियसली फिर ऐसे कोई कंसर्न्स नहीं मौजूद होंगे कि जिनसे उनकी फैमिली के लिए के साथ राब्ता किया जाए या उनको कोई बहुत ही कोई सीरियस कंडीशन हो। एक ठीक। ये ऑफिशियल स्टांस आ गया। बाकी अगर आपने इस पे प्रोपेगेंडा करना है, इसके इर्द-गिर्द आपने सियासत करनी है और इसको बेसिस बना के हम्म, आपने जो है वो मुल्क बंद करने, सूबे बंद करने, सड़कें बंद करने की आपने ठीक। सियासत करनी है, तो उसकी तो कोई फिर वो हुकूमत उसकी बेसिस के ऊपर तो रिएक्ट नहीं करेगी ना। हुकूमत तो हुकूमत है, वो सारे ठीक है, मामलात ये को नहीं देख आप के कह रहे कि आगे अगर 27 सितंबर की कॉल दी हुई है तो हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी या प्रेशराइज़ नहीं होगी और उस प्रेशर में मुलाकात हो जाए, जो कि अफरीदी साहब कह रहे हैं। फैसल चौधरी साहब की तरफ भी सवाल यही लेके जाती हूँ। चौधरी साहब, आपने गालिबन सुना नहीं, पहला कुछ हिस्सा आपने शायद मिस कर दिया, लेकिन राणा साहब ये कह रहे हैं कि एक तो ना तो हम ब्लैकमेल होंगे 27 सितंबर की कॉल के ऊपर और ना इसमें से कुछ निकलना है। साथ ही उन्होंने उनकी सेहत से मुताल्लिक़ खान साहब की कहा है कि हम लोग उस पे भी कोशिश और वो कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर जो चीज़ चाहिए होगी वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ब्लैकमेल हो जाएँगे। अब सुहेल खान अफ़रीदी साहब ये कह रहे हैं कि हम रसाई तक जो है वो खान साहब की ये इसीलिए कर रहे हैं ये लॉन्ग मार्च कि हमें रसाई चाहिए, रसाई चूँकि है नहीं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या ये लॉन्ग मार्च हो भी पाएगा जितने एक्टिव अभी सुहेल खान अफ़रीदी रिसेंटली हुए हैं, या फिर ये गुब्बारे में से हवा निकाल देगी गवर्नमेंट? देखिए जी, ये वो तो लॉन्ग मार्च बड़ी दूर की बात है, वो अभी कोई इतना ज़्यादा सिलसिला नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में वज़रा जो हैं और राणा साहब की पूरी पार्टी बशमूल राणा साहब मुसलसल जो हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं और ये बिल्कुल उनके साथ इमरान खान साहब के साथ जो एक बाकायदा प्लान ये मंसूबा किया गया है कि उनकी सेहत और उनकी बेगम की जो सेहत है वो बहुत ख़राब है, उसके हुँ, बावजूद जो है वो एक्सेस नहीं दी गई। मैं राना एहसान अफ़ज़ल साहब की बातों पे क्यों यकीन करूँ? क्या राना एहसान अफ़ज़ल साहब इमरान खान साहब मिल के आए हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि अगर मिल के भी आए हों, जब तक तशफ़ी तसल्ली हुँ, उनकी अपनी फैमिली की नहीं होती या पार्टी की नहीं होती, तो ये तो बातें करना ही अपना फ़ुज़ूल है ना जी कि हमारा ये और हम ये कर रहे हैं, हम हुँ, वो कर रहे हैं। इश्यू तो है कि आपकी जो आज सोहेल अफरीदी ने जो बात की है, मैं समझता हूँ वो साहिब अप्रोच है कि उसने कहा कि हमसे आप गारंटी ले लें, हम कोई ना फैमिली बात करेगी, ना हम बात करेंगे। यही बात मैंने सजेस्ट की थी हुँ, कल भी कि आप ये गारंटी लें और इनको एक्सेस दें। नहीं तो आप जो हुँ, एनडीसी के लोग हैं, उन्होंने भी की हुई है, लेकिन इमरान खान साहब तक उनकी पार्टी को और सबसे बढ़ के उनकी फैमिली को फौरी तौर पे एक्सेस दें। और अगर उनकी तबीयत जो है जिस तरह से हुँ, बयान मुझे खुद पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बुशरा बीबी की खासकर तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब है। तो आप ये जो ज़ालिमाना हुँ, रवैया जो ये जो आपने रखा हुआ है ना, ये पुराने ज़मानों में चंगेज़ खान जैसा रवैया, ये ज़्यादा देर रहता नहीं है। तो आप ना इस तरह से करें। ठीक है, इस वक़्त मखलूक कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह तो है ना जी, हुँ। उनसे तो डरें, कम लेकिन से कम सोहेल अपनी खान अफ़रीदी ज़िम्मेदारियाँ साहब तो तो पूरी वही करें। वही हैं जो आज आपने गारंटी का ज़िक्र कर दिया, ये वही सोहेल खान अफ़रीदी साहब है जो जब पहले दिन उन्होंने असेंबली में खिताब किया तो बड़ा खतरनाक खिताब किया था और वो सब कुछ ऐसा लगा था कि सारी कश्तियाँ जलाकर आ गए हैं। फिर खामोशी भी तारी हुई और अब दोबारा से वो बोलना भी शुरू हुए हैं। गारंटी किस किस्म की? क्योंकि गारंटी तो आपको दोनों साइड से चाहिए होगी, खान साहब की तरफ से भी गारंटी चाहिए होगी। वो गारंटी कौन लेके देगा? नहीं, नहीं फरवा आप और बात कर रही हैं। देखिए इश्यू ये है कि इस वक़्त जो है, ख़ान साहब तक जो एक्सेस है देना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमरान खान साहब तक एक्सेस ही ब्लॉक कर देंगे, इमरान खान साहब को आप जो हैं किसी को रसाई ही उनकी तक नहीं देने देंगे, उनकी तबीयत की ख़राबी की रिपोर्ट्स के बावजूद। जो मामलात आ रहा हुँ, है, जो भी मामले हुए हैं, अगर वो देखिए वो ही इज़ सुपर फिट, लेकिन ही इज़ 74 इयर्स ओल्ड। देखिए ये बात अपने ज़हन में हुँ, रखें सारे।
कि ये चीज़ें जो उम्र है बज़ाते खुद वो बहुत एक ऐसी चीज़ होती है जिसको ज़्यादातर डिफीट नहीं किया जा सकता। तो मैं तो ये बार-बार ये कॉशन कर रहा हूँ हुकूमत को कि आप क्यों ये सारे मामलात इस तरह से आपकी कोई नहीं मानता तो आप कहें जी कि आप बीच में से हटें। और बल्कि मैं तो हुकूमत से कह भी नहीं रहा, मैं तो मुक़्तदर कुव्वतों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी देखिए आप मेहरबानी करें, आप एक्सेस दें। ये मेरी गुज़ारिश है कि हीलिंग टच की ज़रूरत है। आपने कोई इतना बड़ा कोई भी वो नहीं होती जो अनाथ है, जिसको आप ख़त्म ना कर सकें या जिसकी कोई चलो मामला हल ना हो सके। तो ये मामला फ़हमी की तरफ जाना हुँ, चाहिए और बिल्कुल इसमें इंटरफेरेंस होने चाहिए और अदालतों के मामलात अदालतों पे छोड़ दें, लेकिन उनके ठीक। जो बुनियादी हकूक हैं, कि एक बतौर कैदी के इंटरनेशनल और नेशनल लॉज़ के हुँ, मुताबिक, वो तो इंश्योर करें ना जी। वो वही अगर आप ठीक। डिनाई कर रहे लेकिन हैं, उससे पहले ये तो भी तो उसके बात बाद तो इंश्योर करने की ज़रूरत है कि क्या गवर्नमेंट जो है वो ये करा भी सकती है कि नहीं करा सकती। मैं थोड़ा-सा पास्ट की अगर एक नहीं करा मिसाल सकती लेना तो चाहूँगी। बताएँ जी कि हम गंडापुर नहीं साहब करा में भी सकते। इसी किस्म की मैं राना एहसान अफ़ज़ल साहब की तरफ वही सवाल लेके जाना चाह रही हूँ। राना साहब आप ये फैसल चॉइस साहब कह रहे हैं, मेरे अल्फ़ाज़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुक़्तदर जो हलके हैं यानी उसमें गवर्नमेंट को उन्होंने माइनस किया है। वो कह रहे हैं जिनका बस है, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो हीलिंग टच लेकर आएँ। आप लोगों के पास हीलिंग टच नहीं है? नहीं देखिए, ये तो वो अपील कर रहे हैं ना, तो पहले भी वो उनसे डायरेक्ट मुखातिब होते थे 9 मई से पहले और उन्हीं के साथ बातचीत करने के लिए उनकी 10 तनसीबात को इन्होंने जला गिरा दिया था और उसके बाद नताइज भी इन्होंने देख लिए थे। उन्हीं को खत जो है वो खान साहब जेल में से बैठ के लिखते थे और उसका जवाब भी उन्होंने सुन हुँ, लिया कि अगर आपने खत लिखना है तो वो पीएम ऑफिस को डायरेक्ट लिखें, बल्कि ये खत भी वहाँ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो क्लैरिटी है कि जिस मर्जी को ये अपील करते रहें। बात ये है कि खान साहब जेल में करप्शन की सजा काट रहे हैं और उन्होंने उनको 800-900 दफा मुलाकातों का शर्फ हासिल हुआ और हर दफा उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंतशार और एक सूबे में जहां उनकी हुकूमत है उसको यही गाइडलाइन दी कि तसादम करें। तो ऑब्वियसली एक जेल में कैदी जो बैठा हुआ है वो उसको ये इजाजत तो नहीं दी जा सकती कि वो मुल्क का सियासी माहौल खराब करे। मैंने आपको बड़ा लेकिन क्लियरली अगर बता आपको दिया, एक अगर उनके सूबे के ऊपर वज़ीर आला ये बात कहते हैं कि वो गारंटी देते हैं और उनकी गारंटी होती है, कुछ गारंटीज़ तो ज़ाहिर है लेके ही आप मुलाकात करने देने जाएँगे ना, इस तरह तो नहीं है, हमें भी समझ आ गई है। तो क्या आप उस गारंटी पर भी नहीं मानेंगे, आमादा होंगे? नहीं, इसको इसके बारे में सोचा जा सकता है और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो या जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, कैबिनेट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो इस चीज को देख के शायद कोई पॉजिटिवली फैसला कर। अभी तक तो ऐसा कोई जो है वो फैसला नहीं हुआ, ना कोई ऐसा हुकूमत बैठी है कहीं कि इस हवाले से कोई हम फैसला करें कि कैसे आगे बढ़ना है। अभी तक तो यही है कि इन्होंने जो सेटअप बनाया हुआ है या जो ये अ, एक एक्शन जो ये कर रहे हैं कि 27 सितंबर को जिस तरह से हुकूमत अच्छा, को इसमें फरवा धमका रहे वैसे हैं या कह रहे हैं। राणा साहब से नहीं, नहीं, राणा साहब ये मैं जी, बताइए, मैं जी। ये मेरी है बात कि सुन साल लेना। से तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है ना जी। तो गुज़ारिश ये है कि ये जो तो आपकी दलील है, तो इसमें कोई वज़न नहीं है सर। हुकूमत जो है, देखिए हुँ, मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत जो है आप कि जहाँ लॉन्ग मार्च की थ्रेट हो और उसके ऊपर हुकूमत कहे कि हम मिलवा देते हैं, तो ये तो नहीं होने वाला ना कि आप नहीं, हमें नहीं, प्रेशराइज वो करके छोड़ दें, आप मैंने तो आपको देखें नहीं लॉन्ग लेकिन मार्च उससे की उससे डिस्कशन ही पहले भी नहीं तो हुई। मुलाकात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप बैठ के मामला बिल्कुल पहले पहले हल कर शायद लें। देखिए ना, मुलाकात का आप चांस हुकूमत हैं, बेहतर होता, क्यों नहीं लेकिन करते? इन धक्कों के बाद तो मुलाकात का चांस और कम हो गया। क्योंकि ओ अगर सर, आप आप समझते हैं कि उनको आप छोड़े ना, हुकूमत को आप प्रेशर उनकी की। फैमिली को या लॉयर्स को और उनके डॉक्टर्स को मुलाकात ठीक करा दें। जो ये हरकतें कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि आप हमसे गारंटी ले लें, हम कुछ बात नहीं करेंगे। आप ठीक भी तो मामला फ़हमी की तरफ ठीक है। चलें ना, आप भी तो एक ज़िद लगा के बैठे हुए हैं सारे। मतलब ज़िद की भी एक लिमिट होती है ना। अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन जो है, ये आउट ऑफ द हैंड जा रही है, इसको कंट्रोल करें। क्यों आप चाह रहे हैं कि ये मामला सारा इतना गड़बड़ हो? ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएँगे तो फैसल चॉइस आपसे पूछेंगे कि गारंटी अगर आ जाती है तो क्या मुलाकात हो जाएगी? वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फैसल चॉइस साहब, वो तो कह रहे हैं कि बानी से अगर मुलाकात नहीं होती है तो जुमेरात को पूरा पाकिस्तान डी चौक बना देंगे। क्योंकि ये कैपेसिटी अब ज़ाहिर है कि शो करने का टाइम भी है और एक एक लिमिट भी है। वो बता रहे हैं कि बहुत देर हो गई मुलाकातें हुई। क्या ये मामला सुधर जाएगा या बिगड़ जाएगा? क्योंकि इससे पहले मैंने चीफ व्हिप के साथ मुलाकात का भी ज़िक्र किया,
अपने इंट्रो में, उसके बाद हुआ कुछ नहीं है। देखिए फरवा, ये तो सियासी लोग कहते रहते हैं ना, डी चौक क्या बनाना है, डी चौक जो पहले बनाया था उसमें जो हो गया, ना इतनी कैपेसिटी है, ना इतने लोग निकलेंगे, ये सब उनको अच्छी तरह से पता है। गुजारिश ये है जी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो जो उन्होंने बात की है उसमें इम्पोर्टेंट बातें तो बहुत करते हैं ना जी, सियासतदानों का तो काम ही ये होता है कि वो बातें का सोहेल ने जो बात की है कि जी हमारी गारंटी ले लें, यही एक बामानी बात है। बाकी डी चौक जुमेरात को इन्होंने क्या बनाना है, ये तो आपस में लड़-लड़ के फावे हुए हैं। वो गवर्नमेंट को तो इनकी परवाह ही कोई नहीं है ना जी। देखिए ना, महमूद खान अचकज़ई जब इमरान खान की सेहत का इश्यू है, वो क्या लेटर लिख रहे हैं कि जी आप इलेक्शन कमीशन के मेंबर लिख दें। जो सेनेट वाले हैं वो तो वैसे ही माशाल्लाह बोलते ही नहीं है। ठीक है जी। अब ये ठीक, सारी चीज़ें आप अपने सामने रखें ना कि इस वक़्त एक बन मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हुँ। मेडिकल इमरजेंसी की, मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इमरजेंसी की, मैं बात कर रहा लेकिन हूँ उस मेडिकल उनकी इमरजेंसी के आईसाइट। अंदर भी फैमिली को अगर इन्वॉल्व, फैज़ल साहब, जस्ट जस्ट टू मेक अ पॉइंट हियर, उन्होंने कुछ तो करना है ना अफरीदी साहब ने, कहीं न कहीं तो कुछ करना है, उन्होंने बताना तो है कि उनकी प्रेज़ेंस है, वो वज़ीर आला अफरीदी मुंतखब साहब को हुए अपने हैं, किसी गुड वजह से ऑफिसेज़ का हुए ना। इस्तेमाल करना चाहिए। ये डी चौक, शी चौक को छोड़ें, वो अपने गुड ऑफिसेज़ का इस्तेमाल करें और बात करें, जो ठीक, जो मुतल्लिकीन हैं, उनसे बात करके कोई राह निकालें। ये जो सारा सिलसिला है ना, ये एक बचगाना, ये हुँ, जो एक अंदाज़े बयान है कि जी लोगों को खुश करने के लिए जो ये करते रहते हैं, ये भी जनरल सेक्रेटरी भी, और ये इसमें गौर ही सियाना आदमी है फ्रैंकली स्पीकिंग। वो उनकी वालदा अल्लाह उनको हुँ, अपना उनके जन्नत दर्जात नसीब बुलंद करे, फरमाए, आमीन वो सर। उसमें मसरूफ़ हैं। अब गुज़ारिश ये है कि ये जो काम करने वाले हैं, ये धमकियों से नहीं होंगे, इनमें तो तरीक़ेकार इख्तियार ठीक, करना पड़ेगा ना जी, सियासी तरीक़ेकार है, किसी और को मौका दे दें। ठीक, मैं तो कहता हूँ कि ये जो उनकी बहनें हैं, उनसे आप लिखवा लें और वो लिख दें, वो भी सियासी ठीक, तौर पे इस्तेमाल ना करें इस चीज़ को। देखिए ना, मैं दोनों बात ठीक। की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये कह रहा हूँ कि फैमिली को हुकूमत कहे जी आप गारंटी लिख दें, और फैमिली लिख के भी दे दे अगर यानी देना आप पड़े, कह रहे हैं कि जो और वो भी गारंटी है सियासी तौर पे उसको इन इस्तेमाल ना रिटर्न, करें इसको। ठीक है, मैं हाँ, यही वो राना इमरान साहब से खान पूछ की रही, इन सेहत का रिटर्न अगर मामला लेकर है, आते उनकी हैं चीज़ों सलामती को का और ये मामला है, उसपे अच्छी चीज़ सियासत है। ना करे कोई भी फ्री। एग्ज़ैक्टली, मैं छोटा-सा राना साहब को सिर्फ़ याद दिलाने के लिए, जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मसला हुआ हुआ था, तो ये ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट है, ये जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। तो कौम को तजस्सुस था और कौम को ये बहुत बड़ा इश्यू लग रहा था। राना साहब, आपको याद होगा कि किसी भी कैदी के साथ इस एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाना चाहिए कि उसकी खुदा ना ख़वास्ता सेहत इतनी ख़राब हो जाए और कल को गवर्नमेंट को पड़ जाए। और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अंदर खाते क्या कुछ उनको झेलना पड़ा, उन्होंने किस तरीके से, जो भी है वो स्टोरी की तरफ मैं ज़्यादा, टाइम नहीं है वरना मैं जाती। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है यार, वो चाह ये रहे हैं कि आप इन रिटर्न ले आएँ, गारंटी दें और मुलाकात करा दें, तो इसमें व्हाट्स अ बिग डील? देखिए अब ये जो फैसल चौधरी साहब ने बातें की हैं, ये कोई मुनासिब बातें की हैं, लेकिन ये बातें पीटीआई तो नहीं कर रही ना। पीटीआई तो धमका रही है 27 सितंबर के हवाले से, और पीटीआई का स्टांस तो ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी बहनों की बात की कि वो भी लिख के दे दें, अगर वो लिख के ऐसी चीज़ देती हैं और ऐसी कोई बातचीत हुकूमत से करती हैं, हो सकता है रास्ता निकल आए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं पीटीआई कह रही ना, जो फैसल चौधरी साहब बातें कर रहे हैं। वो तो इनका स्टांस ही नहीं है। अगर आप उनकी बहनों की बातें निकाल के देख लें, तो वो आपके सामने है कि किस तरह से वो सर, एक उनकी बहनें वो कहते हैं जो नॉन है, पॉलिटिकल हैं, वो कोई ऑफिस होल्डर नहीं है, नहीं, नहीं, उनकी बहनें। वो लेकिन वो कह रहे हैं ना, अभी फैसल साहब ने मशवरा दिया कि वो भी लिख के दे दें। तो कहने का मतलब फिर, और वो नॉन पॉलिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो पॉलिटिक्स उन्हीं के ज़रिए होती रही है। उन्हीं के ज़रिए मैसेजिंग होती रही है, उन्हीं के ज़रिए पैगामात देते रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, उनको और ज़रिए राना जब साहब, आप मैं लिख के देने को एक तैयार हूँ, आप साथ चलें मेरे, नहीं, अब मैं लिख देता हूँ आप आपको। पहले ये तो लिखवा लेना, आप किसी लिखवा और लें से कि लिखवाना पीटीआई है वो भी आपको लिखवा तस्लीम देते हैं। करती है, साथ आप ये लिखवा लें, तो वो जी छोड़े अब पीटीआई को, उसके छोड़े बारे जो में इमरान ठीक। खान फिर साहब की आपको ज़ात है, चले ये चले, किसी और लेट्स से डू इट दिस वे, लिखवा अगर लें, सोहेल खान प्लीज़ साहब लिख सियासत के ना देते करें। हैं, राना साहब। मेरे से लिखवा लें, किसी और से लिखवाना मैं वो भी लिखवा देता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कहने का मतलब वो पहले सर तो वो कहते हैं ना पीटीआई के अंदर तो पीटीआई तय वाले लिख करना के पड़ेगा दें। ना। नहीं, और पहले तो पीटीआई वाले भी पीटीआई लिख के को दे देंगे, देखना किससे पड़ेगा ना लिखवाना कि मुझे बताएं। पीटीआई में, सुन तो लेना, पीटीआई में तो यही नहीं पता कि ਅਸੀਂ किससे ਦੋਵਾਂ बात ਪਾਸੇ करनी है, ਮਿਹਨਤ किससे ਕਰ नहीं ਲੈਂਦੇ बात ਆ, करनी। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। लेकिन देखें, बात ठीक है, ये अगर है कि सोहेल खान ये रफ़ी साहब चीज़ें, ये आइडिया, जी, जी, राना साहब। अगर ये बैठेंगे, हुकूमत के साथ एंगेज करेंगे, तो हो सकता है रास्ता निकल आ जाए, मैं इसको रद्द नहीं करता। लेकिन अभी तक ऐसा कोई माहौल नहीं बना। और जब आप थ्रेट के माहौल के हुँ, अंदर, आप अभी तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अर्सा पहले इनको फिर से ऑफर किया था
अगर ये प्रॉपर ठीक। तरीके से चीजों को आगे लेके चले शायद रास्ते निकल आए। लेकिन यहाँ तो हर थोड़ी देर बाद अगर आप समझते हैं कि आप ब्लैकमेलिंग के जरिए, थ्रेट्स के जरिए, अभी आप कह रहे हैं कि आपने हमारी हुकूमत गिरा देनी है, आप कह रहे हैं कि हमने सड़कों पे निकल के खान साहब को रिहा जी। करा लेना है, तो फिर इस रेटरिक के साथ तो हुकूमत नहीं बैठने लगी ना आपके साथ कि आपकी जो है वो इस प्रेशर के अंदर आप हमारे से कुछ मनवा लेंगे। ये तो अच्छे माहौल में अगर बातचीत होती है तो रास्ता निकल सकता है, नॉट इन दिस कंडीशन। ठीक, आप कह रहे हैं अच्छे माहौल में बात हो सकती है, लेकिन वो अच्छे माहौल का सबको इंतजार है कि वो अच्छा माहौल कब होगा? मौसम बदलेगा, बारिश होगी, पकोड़े समोसे लगाए जाएँगे, वो अच्छा माहौल होता है? क्या अच्छा माहौल होता है? क्योंकि इससे अच्छा मौका और है नहीं कि एक पार्टी यहाँ तक आ गई है कि वो आपको कह रही है कि हम लिख के देने को तैयार है। इससे अच्छा माहौल मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास और मौजूद नहीं है। लेकिन फिर सवाल वही कि गवर्नमेंट इस पोज़ीशन में है कि वो मुलाकात करा सकती है, नहीं करा सकती है। मेरा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने जॉइन किया फर्स्ट चॉइस। अब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वो पाया तकमील तक पहुँचाएँगे भी या उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा या फिर खामोशी फिर से तारी हो जाएगी? एक ब्रेक लेते हैं। जब वापस आएँगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दरमियान होने वाला पैक्ट कितना इम्पैक्टफुल है। वेलकम बैक नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। पहले हमने पिछले साल देखा कि में पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया को धूल चटाई, उसके बाद पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद हो गया। ना सिर्फ पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद इसलिए हुआ कि हमने एक 3 गुना बड़ी फ़ोर्स को डिफीट किया, बल्कि इसके साथ-साथ जो डिप्लोमैटिकली हमने इंटरनेशनल रोल प्ले किया है बिटवीन ईरान एंड यूएस वॉर, उससे भी पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी पैक्ट कर रखा था, जिसके बाद पाकिस्तान एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पे खत्ते में उभरा। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक बड़ा ही कमाल किस्म का पैक्ट बिटवीन सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान हुआ है, ये इस बात का ज़ामिन है कि आने वाले चंद सालों में, चंद महीनों में पाकिस्तान मज़ीद भी पैक्ट्स का हिस्सा हो सकता है। इस पे तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि शायद ईरान को इससे कोई मसला हो सकता है, लेकिन जो ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक़ाई, उनके मुताबिक जो मक्का पैक्ट हुआ है, इसे किसी तरह का इशू नहीं समझा जा रहा या थ्रेट नहीं समझा जा रहा ईरान की जानिब से, और इससे कोई भी इशू खित्ते में मौजूद नहीं है। क्या आने वाले दिनों में मज़ीद मुआहदे हो सकते हैं? क्या गल्फ़ कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो सकती हैं? और जो नेटो के साथ इसको तशबीह दी जा रही है, इस किस्म का कोई मामला तरतीब पाया जा सकता है? इस पे बात करने के लिए हमें जॉइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए मलिक साहब। इनके साथ-साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। ये जो पैक्ट हुआ है, इसका इम्पैक्ट किस तरह देख रहे हैं आप? और जो इसको तशबीह दी जा रही है कि शायद मुस्लिम उम्मा का नेटो हो सकता है या इनिशिएट किया जा सकता है, क्या ये ऐसे ही लेना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसको आप मुस्लिम नेटो नहीं कह सकते और ना ही इसकी कोई इंटेंशन है उस तरफ। दो के टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने उस तरफ जो कलेक्टिव डिफेंस की बात की है, वो अपनी जगह है और कलेक्टिव डिफेंस इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट जुज़्व है। मगर हकीकतन ये एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जो कि प्योरली डिफेंसिव है इन नेचर में, और मोर और लेस इसने जो तीनों ममालिक के दरमियान जो पुराने देरपा डिफेंस रवाबित थे उनको फॉर्मलाइज किया है। तो इसमें फॉर्मलाइज करने का ऑब्जेक्टिव स्टेज पे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और तुर्की तीनों का मुश्तरका ये था कि इस वक्त खित्ता जो है वो कशीदगी से दो चार है, और एक अमेरिका की जो प्रोटेक्टिव छतरी थी उसमें भी कुछ सुराख नज़र आए इन दो ममालिक को ख़ास तौर पे, और उसका नतीजा ये निकला कि सऊदी अरेबिया ने ये महसूस किया कि कोई ऐसा इंटरनल अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे पुराने हलीफ पे वो इन्हिसार ना करें, क्योंकि अभी जंग जब हुई तो बहुत से पैट्रियट मिसाइल, बहुत सी जो थैट बैटरीज थी, इंटरसेप्टर्स थे, जब वो डिप्लीट होना शुरू हुए तो वो उसका जो पिवट कर दिया गया वेट ऑफ एफर्ट इजराइल की जानिब। तो सऊदी अरेबिया को फिर ये कोई इंटरनल इन्हिसार की तरफ आना पड़ा, और उसमें पाकिस्तान चूँकि उनका पुराना हलीफ था तो उसके साथ एक सिक्योरिटी और डिफेंस का मुआहिदा हुआ,
और अब तुर्की को भी उसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि तुर्की भी हमारा बहुत एक मजबूत हलीफ है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है। 11.4 अरब डॉलर की तो उसकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, और पाकिस्तान भी उसकी बहुत से यूएवी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करता है। तो ये विन विन फॉर्मुलेशन के तहत, ताकि ये कॉम्प्लीमेंटेरिटीज आ जाएं इन तीनों ममालिक के दरमियान, और इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी एडवांटेज होगा, और हमें जो कॉमन ट्रेनिंग और कॉमन प्लानिंग है वो भी होगी। चंद ऐसे अनासर हैं जिसकी तरफ हमें देखना ठीक। पड़ेगा, जैसे कि अब कॉमन थ्रेट का एनालिसिस, उन थ्रेट को जब वो उसको हाँ, इजराइल फॉर्मलाइज को करना इसमें कि उसके एग्जैक्टली। रिस्पॉन्स ऑप्शंस को कैसे मटेरियलाइज होगा, इंटर ऑपरेबिलिटी कैसी होगी, क्योंकि डाइवर्स नेचर ऑफ जो हमारी इक्विपमेंट है, और डिफेंस जो कोलैबोरेशन होगी वो किन नीश टेक्नोलॉजीज में होगा, और एक स्पिन ऑफ ठीक। इसका जो आपस में जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक हमारी जो कोऑपरेशन है उस पर भी बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा। ठीक, यानी कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस की फील्ड में तीनों ममालिक जब मिलकर काम करेंगे तो वुड बी इनोवेटिव, और इसमें ज़रा कि मजीद भी चीजें खुल के सामने आएंगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि फिलहाल कोई थ्रेट का इसमें सिलसिला नहीं है। अच्छा एम्बेसडर साहब, बट ऑन द अदर हैंड एक थ्रेट तो बिल्कुल मौजूद था तुर्की को, और वो इसराइल की सूरत में था, क्योंकि ये तो रिटन ऑन द वॉल था कि अगर ईरान नेस्तो नाबूद हो जाता और ये देर पा लड़ाई चलती रहती, भारी नुकसान होता, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान और तुर्की ये भी निशाने पर थे। अब चूंकि ये दोनों ममालिक और इनमें जहां पर नेटो का हिस्सा है तुर्की है, वहीं पर पाकिस्तान इन दोनों ममालिक में जुदा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर पावर हम रखते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा समझने के लिए पूछना ये है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं कि वो जो एक कॉमन थ्रेट है, या जो अब्राहम अकॉर्ड की बात भी की जाती थ्रेट की सूरत में डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरफ से, और इज़राइल ने तो इसको वैसे ही तस्लीम करने से मना कर दिया है। हाउ डू यू सी दैट कि क्या उस कॉमन थ्रेट से भी निबर्द आज़मा होने के लिए ये अकॉर्ड जो है वो मुस्बत साबित होगा? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच फरवा साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए मैं इसको एक दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। जब कभी भी हम कोई डिफेंस पैक्ट, डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं तो उसका मकसद ऑफेंसिव पोस्चर नहीं होता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब एक मुल्क न्यूक्लियर ताकत बनता है तो उसका ये इंटेंशन नहीं होता कि वो न्यूक्लियर बम चलाएगा किसी के ऊपर। वो सिर्फ एक डिटेरेंस के तौर पे होता है। एक मैसेज आप कन्वे कर रहे होते हैं दुनिया को डिफेंस के कि वी लिए। आर स्ट्रांग, वी आर इम्प्रेग्नेबल, और हमारे पे हमला करने की आप भूल कभी ना कीजिएगा। तो ये एक जो डिफेंस एग्रीमेंट है, मेरी नज़र में इट इज़ मोर ऑफ अ डिफेंसिव पोस्चर। रहा सवाल तीन ममालिक की मुख्तलिफ नोयतें हैं। हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है। उसके जो फाइनेंशियल मसल है वो मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत कम ममालिक के पास इतना फाइनेंशियल मसल है। कुछ ज़खायर तो उन्होंने अभी तक दरियाफ्त किए हैं, लेकिन अभी ऐसे भी बेशबहा उनके पास तेल के और शेल ऑयल के जो ज़खायर हैं वो तो अभी उन्होंने एक्सकवेट करने शुरू भी नहीं किए। तो फाइनेंशियली दे आर प्लेस्ड इन अ मच बेटर पोजीशन, वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तुर्की के हवाले से आपको अभी बगैर साहब ने बताया कि उनकी जो डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पिछले तकरीबन 7 बल्कि 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की है उस हवाले से। और पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर ताकत है। तो जब इन तीनों को आप जोड़ के देखते हैं तो आपको नजर आता है कि एक वेरी यूनिक, डायनामिक, फॉरवर्ड लुकिंग अलायंस है, जो इसलिए ऑब्वियसली करेक्ट। अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उनको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और तो ये तमाम चीजें जहन में रखते हुए ही डिफेंस पैक्ट होता है। और ये एक मैसेजिंग भी होती है रीजनल कंट्रीज को कि आप अपनी अपनी जो भी पोजीशन है उसको रिव्यू कीजिए, क्योंकि ये लिखा गया है कि एन अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल। मैं समझता हूँ ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है, और इसका जो मेन पर्पस है वो है डिटेरेंस, नॉट अटैक, नॉट ऑफेंस, बट डिफेंस एंड डिटेरेंस। तो इस हवाले से एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। दूसरा जो इसमें डायमेंशन है कि क्या और ममालिक भी इसमें आएंगे। मैं आपको फरवा साहब, आपके प्रोग्राम में जब कभी भी आपने मुझे मौका दिया, मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो पिलर है वो गल्फ ममालिक हैं। पाकिस्तान के 7 मिलियन 8 मिलियन पाकिस्तानीज वहां पे रहते हैं। हमारे नजरियाती, इक्तसादी, माशरती, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप गल्फ ममालिक के साथ हैं, और हमें हमेशा उसको साथ लेकर चलना होगा। इसी हवाले से मेरी नज़र में ये जो एग्रीमेंट जब हुआ पहले सऊदी अरेबिया के साथ फिर तुर्की के साथ, तो ये उसी सिम्त में एक पेशरफ्त है। मेरे लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूँ जितने भी फॉरेन पॉलिसी के स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह के, वो काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इसको ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि बाकी ममालिक भी जो हैं
बिलखुसूस गल्फ ममालिक जो हैं और भी ममालिक इसका हिस्सा बनेंगे फॉर अ कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टू डिफेंड, नॉट टू अटैक एनीवन। ठीक है, यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि अपनी हिफाजत के लिए ये पैक्ट ज़रूरी है, और जिस तरह आपने बड़ा बाखूबी बताया है कि तीनों के पास 3 मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं, जिसको यूटिलाइज़ करके एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, बल्कि बन चुका है। लेकिन क्या इसमें जी। दूसरे ममालिक भी शामिल होंगे? अच्छा, मैं पीस बोर्ड पे भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि उसे भी अक्सर मुस्तरद किया है इज़राइल ने, और उसके बगैर जो है वो ईरान शायद उस पे मज़ीद बात ना कर पाए, जो ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ब्रिगेड साहब, छोटा-सा सवाल पहले ये ले लीजिएगा कि जिस तरह ब्रिगेड साहब एम्बेसडर साहब ने कहा कि मज़ीद ममालिक और गल्फ इसका पिलर है, क्या हम समझें कि आने वाले टाइम पर वहाँ से भी कोई ऐसा पैक्ट हो सकता है और कोई कलेक्टिव मुस्लिम पैक्ट भी हो सकता है? मैं सिर्फ डिफेंसिव लिहाज से कह रही हूँ। दूसरा ये कि इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि ये मुआहिदा जो है इसमें मज़ीद ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। तो क्या हम समझें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र जैसे ममालिक भी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की खिदमात हासिल करें? देखिए, ऐसे बहुत से मुआहदे होते हैं, जैसे नेटो है, जैसे सीएसटीओ है, जो कि सेंट्रल एशियन ममालिक और रशिया के दरमियान है। मगर इसमें आपने ये देखना होता है कि व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। अब इस्लामी मुल्कों में एक हुँ, ओआईसी है, ओआईसी के अंदर मिलिट्री कोलैबोरेशन का इस तरह का कोई पैक्ट नहीं है। जीसीसी है, जीसीसी का एक पेनिनसुलर शील्ड एक डिफेंस फ्रेमवर्क है, जो कि वो इस किस्म का वो उसकी कमिटमेंट्स नहीं है जैसे कि इस ट्राइलेटरल ट्रीटी में हुई, मगर वो चूंकि कोलैबोरेटिव है हुँ, तो उस हद तक है। अब ये कुवैत के साथ भी पाकिस्तान का एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, बट दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। तो बाद में ठीक। बहुत से ममालिक अगर वो चाहते हैं कि इस छतरी के नीचे आएं और वो उसमें वो कुछ हुँ, वैल्यू भी ऐड करें, तो तब तो ये मुमकिन है, और मैं समझता हूँ कि इसको एक्सपैंड होने का जो ओपन किया एंडेड जा है सकता है। हो सकता है इन फ्यूचर। हुँ। बट एज ऑफ नाउ इसमें तो ये तीन ममालिक के दरमियान है। मुझे दोनों से सवाल करना है, आपसे ही शुरू करते हुए सब क्विकली मुझे बताइएगा, फिर मैं इन्वेस्टर साहब की तरफ मूव करती हूँ। 14 जो निकात हैं 15 पीस बोर्ड के, उसे मुस्तरद कर दिया, बट टाइमिंग बड़ी अजीब है इज़राइल की तरफ से। क्या आपको लगता है कि ये जो पीस बोर्ड बना था इतने शादियाने बजा के, ये कारामद भी साबित होगा? देखिए, बोर्ड ऑफ पीस तो एक एंटायरली डिफरेंट एक चीज़ है इससे। और बोर्ड ऑफ पीस के बना था ये अमेरिकन एजेस के नीचे बना था, और इसको पुश भी सदर ट्रंप कर रहे हैं। अब भी वो पुश कर रहे हैं, बिल्कुल। उनका इंटरेस्ट है, उनके स्पेशल जो एनवॉय है विटकॉफ और कुशनर, वो इसके लिए पॉइंट्समैन का हुँ, किरदार अदा कर रहे थे। इसके लिए तो एक प्रॉपर इसका कॉन्स्टिट्यूशन वो भी एक सेट हो चुका है, मुख्तलिफ ममालिक ने उसको ठीक। एग्री किया। अब इसराइल उससे अगर हुँ, रूगरानी करेगा तो फिर अमेरिका, मेरा ख्याल है, वहाँ से पुश बैक इस पे आएगा, क्योंकि हमास ने एक हुँ, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि उन्होंने इसको एग्री कर लिया है कि हम डिसआर्म होंगे। अगर इसराइल अब उस पे भी राज़ी हुँ, नहीं है और वो बहुत सी मोशगाफियाँ कर रहा है कि अब डिसआर्म किस तरीके से होगा, हुँ, क्वालिटी ऑफ डिसआर्मिंग की बात हो रही है, तो वो उस तरह की हुँ, बातचीत मेरे ख्याल है अमेरिका भी उससे खुश नहीं होगा, क्योंकि अब ये ठीक, हमास ने अगर हथियार रख दिए हैं तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जिसकी जो ठीक। टेक्निकल एक कमेटी बनी हुई है, जिसने आगे रिकंस्ट्रक्शन हुँ, करना है, डे टू डे गवर्नेंस करना है और साजगार हालात बिल्कुल। बनाने हैं कि मामलात नॉर्मेलिटी की तरफ जाएं और फिर अल्टीमेटली एक इलेक्शन हो के नुमाइंदा हुकूमत यहाँ कायम हो, जो वेस्ट बैंक गाजा दोनों ठीक। को मिला के यूनाइटेड पैलेस्टीनियन हुकूमत हो। मिस्टर साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू, कि आप समझते हैं जैसे ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि अमेरिका भी शायद अब की बार इसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये अमेरिकन सुपरविजन के बीच में ही हुआ था, अंडर अंडर देयर सुपरविजन हुआ था। देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फरवा साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा, होप यू विल अलाउ मी, वो ये है कि देखिए हम कभी कभी कुछ चीज़ों को, कुछ डेवलपमेंट्स को हमेशा नेगेटिवली देखते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब ये बोर्ड ऑफ पीस की बात की गई तो हमारे यहाँ बहुत से मुबस्सिरीन ने उसको बड़े मनफी अंदाज में देखा कि देखें ये तो फलस्तीनी स्ट्रगल के खिलाफ है, ये है वो है। अब जब इसराइल कह रहा है कि हुँ, हमको नहीं करना तो वो उसको भी गलत कह रहे हैं। मतलब क्या बोर्ड ऑफ पीस ठीक था? कि वो इसराइल अब अगर निकल हुँ, गया तो, या वो कहता है उसको तहफ़्फ़ुज़ आते हैं तो अब उसको वो इसराइल को ब्लेम कर रहे हैं। मतलब ये जो मतलब ब्लेम गेम से आगे निकलना पड़ेगा। देखिए बात ये है
कि मेरी नज़र में फ़लस्तीनियों की जो स्ट्रगल है, सब तमाम मुसलमान, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा ह्यूमन राइट्स में यकीन रखने वाले जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत है, और उसका जो तरीक़ाकार है वो ओस्लो अकॉर्ड के अंदर वाज़ेह है कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन है, जिसके नतीजे में एक फ़लस्तीनियन स्टेट होगी, उसके बॉर्डर्स तक डिफाइन किए गए हैं, और उसके बाद एक इजरायली स्टेट होगी। यानी इजराइल को भी तस्लीम करने की बात की गई है, और जो फ़लस्तीनियन के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको भी बरकरार रखा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुमकिन नहीं हुआ। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हमारे वजूद में आई थी, वहां पे कुछ लोगों ने फ़लस्तीनियों के अंदर से ही हमास को खड़ा कर दिया, जो कि एक मेरी नज़र में फ़लस्तीनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए एक तरह से डिवीजन पैदा की गई उसके अंदर। अब जब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वहां मौजूद है, जिसको हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कहते हैं, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आती कि वहां पे एक नॉन स्टेट एक्टर हमास का क्या काम है। आपकी एक हुकूमत है, आप उस हुकूमत को सपोर्ट कीजिए, आप डेमोक्रेटिकली सपोर्ट करें, जैसे भी करें, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आर्म्ड स्ट्रगल जब आप उठा लेते हैं, तो बेसिकली आप इसराइल के खिलाफ नहीं उठा रहे, सिर्फ आप अपनी ही हुकूमत के खिलाफ भी उठा रहे हैं। तो हमास का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम रेजिस्ट करेंगे थ्रू आर्म्स, थ्रू यानी आर्म्ड स्ट्रगल। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, फलस्तीनी हुकूमत उनको ये कहती है कि आप नहीं, हम मज़ाकरात के जरिए मसले का हल ठीक। करेंगे। यहाँ पे इजराइल पार्टी नहीं है इसका। इजराइल ठीक। तो एक तब एक्टिवेट होता है जब हमास वेपनाइज हो जाती है। तो इसलिए जब ये लेकिन कहा गया लेकिन कि इसमें हमास हमने देखा है डिसआर्म जैसे होगी, जैसे अ, जी, डिसआर्म होने की बात है और इसमें आई थिंक जितनी भी शिकें रखी गई हैं, वो एज़ पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो मंशा थी या जो चाहता था वेस्ट अकॉर्डिंग टू देम थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कुछ चीज़ें लिखी थी, बाद में पाकिस्तान ने क्लियर किया था कि हमारी कोई एक शर्त उसमें मौजूद नहीं है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। एम्बेसडर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जो दुनिया के मसाइल हैं, इसे जल्द किसी सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान मुख्तलिफ जगहों पर आग लगने की वजह से हुआ है, चाहे वो फ़लस्तीन की सरज़मीन हो या फिर ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट हो, सूडान सिविल वॉर हो या फिर पाकिस्तान जिस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन इन द मिडल ऑफ दैट ये अच्छी खबर जो पाकिस्तान का पैक्ट हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक़्त में मज़ीद ममालिक भी पाकिस्तान के साथ इस तरह का पैक्ट करना चाहेंगे। इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।